हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ग्रैंडस्ली क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास को, जो यूनिट 9 हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का क्लास। तो उसी क्लास को आज हम आगे बढ़ाएंगे। सो आज हम देखेंगे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस एंड एंथ्रोपोलोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले अगर हम इसको डिस्कस करें तो इन्वायरमेंट मीन्स अवर फिजिकल सराउंडिंग एंड the characteristic of place in which we live. So it also refer to the wider nature, world or land or sea and atmosphere. The environment is the sum total of living and non-living components surrounding an organism. तो ये जो सारी है वो क्या है, वातावरण या एनवायरमेंट की डेफिनेशन है। पर्यावरण का अर्थ है हमारा भौतिक परिवेश, जिस स्थान में हम रहते हैं उसकी विशेषताएं। ये भूमि, समुद्र और वातावरण की व्यापक प्राकृतिक दुनिया को भी संदर्भित करता है। पर्यावरण एक जीव के आसपास के सजीव और निर्जीव घटकों का कुल योग है, या हम कह सकते हैं कि एक जैसे अगर ये हम हैं तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो सी हो, चाहे वो यहाँ पे वातावरण हो, एटमॉस्फेयर हो या फिर भूमि हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ हमारा पर्यावरण कहलाता है। सो इन्वायरमेंट के दो मेन कंपोनेंट हैं, जो फिजिकल और इसको अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि यहाँ पे जीव और अजीब कह सकते हैं, और भौतिक और अभौतिक दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। तो अबायोटिक जो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें एयर, वाटर, सॉइल, एनर्जी, रेडिएशन एक्सेट्रा आता है। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उसमें हम यहाँ पे देखते हैं बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा। बायोटिक यानी कि जिनके अंदर लाइफ है वो आता है। तो पर्यावरण के दो मुख्य घटक हैं, ये भौतिक या अजैविक घटक या सजीव या जैविक घटक, प्लस पर्यावरण के अजैविक घटकों की अगर हम बात करें तो इसमें वायु, जल, मृदा, ऊर्जा सम्मिलित है। और पर्यावरण के जैविक घटकों की अगर हम बात करें तो इसमें सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, शैवाल और कवक, पौधे, जानवरात शामिल हैं। इन्वायरमेंट के 4 सेगमेंट्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ सिस्टम साइंस। तो यहाँ पे अर्थ सिस्टम में क्या क्या आता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर वो होता है जहाँ द पार्ट ऑफ अर्थ ऑन विच ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर, ऑल लाइफ्स ऑन अर्थ, यानी कि वो हिस्सा जहाँ पे अर्थ को हम 4 भागों में यहाँ पे बांट रहे हैं। तो वो हिस्सा जहाँ पे जो सारी लाइफ्स हैं, वो लाइफ जहाँ पे पॉसिबल होती है। एंड सेकेंड वन है यहाँ पे एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर से यहाँ पे तात्पर्य है कि जो हम जहाँ पे द गैसेज एंड सराउंडिंग द अर्थ इट्स एयर। तो हम जैसे इस पृथ्वी पर रहते हैं तो आप देखते हैं कि इसके एक सराउंडिंग में गैसेस का एक वातावरण या एनवायरनमेंट क्रिएट होता है एयर में, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एंड हाइड्रोस्फीयर का मतलब है कि वाटर और वाटर के अंडर वाटर जो लाइफ है। लिथोस्फीयर का मतलब है कि सॉलिड जो अर्थ का पार्ट है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। सो हाइड्रोस्फीयर द पार्ट ऑफ अर्थ ऑन विच ऑल टाइप ऑफ वाटर रिसोर्सेज जैसे ओशियन, सी, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर, आइस कैप्स एंड ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटल, ऑर्गेनिक मैटर्स, रॉक, सॉलिड फाउंड, जहाँ पे हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। तो पृथ्वी को अगर हम 4 भागों में बांटें, जीव मंडल, वातावरण, जल मंडल और स्थल मंडल। तो जीव मंडल वो भाग है जिस भाग पर जीव रहते हैं, प्रजनन करते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। वातावरण वो ऐसा स्थान है जहाँ पे ऑक्सीजन, जलवाष्प मौजूद रहती है, जहाँ पे हम सांस लेते हैं। जल मंडल वो स्थान है जिसमें सभी जल संसाधन मौजूद हैं, जैसे महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, हिमनद, बर्फ की टोपियां, भूजल एक्सेट्रा। स्थल मंडल की अगर बात करें तो पृथ्वी का वह भाग जहां सभी प्रकार के खनिज, धातु, कार्बनिक पदार्थ, चट्टानें, मिट्टी आदि पाया जाता है। इकोसिस्टम की अगर हम गाइस बात करें तो इट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो organism and their physical environment, solid water, air, land and the interaction between them. So ecology is the study of the relationship between living organism include human and their physical environment. तो परिस्थिति तंत्र क्या होता है कि वो तंत्र जिसमें सभी जीवित जीव, चाहे वो मनुष्य हो, पौधे हो, जानवर हो, सूक्ष्म जीव हो, और उनका भौतिक वातावरण जिसमें मिट्टी, पानी, भूमि और उनके बीच की अतः क्रिया, यानी कि जीवित जीवों और भौतिक वातावरण के बीच की जो
इंटरेक्शन है उसी को हम इकोसिस्टम या परिस्थिति तंत्र कहते हैं। परिस्थिति जो तंत्र है वो मानव सहित सभी जीवित जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। तो इसमें हम अध्ययन करते हैं कि जीवित जो जीव और उनके जो वातावरण है उसके बीच में जो संबंध है उनकी स्टडी को ही हम परिस्थिति तंत्र बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें, सो मोस्ट ऑफ द डिक्शनरीज डिफाइन द टर्म एंथ्रोपोजेनिक एज created as caused by human activity or resulting from the influence human beings on nature। so अधिकांश शब्दकोशों में जो एंथ्रोपोजेनिक शब्द को मानव गतिविधि द्वारा निर्मित या उत्पन्न या प्रकृति पर मनुष्य के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो एक प्रभाव उत्पन्न हुआ है उसके रूप में परिभाषित किया गया है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? इफ डू नॉट ओनली मीन दैट ह्यूमन एक्टिविटीज टू मीट द डिमांड फॉर फूड, हाउसिंग, clothing and energy, it also include all those development activities which directly or indirectly affect nature। so these anthropological activities are the following। तो इसमें agriculture, energy production, industrialization, transportation, personal and domestic activities and wars। तो ये जो सारी चीजें हैं इन सब का जो प्रभाव आप देखेंगे डायरेक्ट पड़े या इनडायरेक्ट पड़े, लेकिन वातावरण के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर इन ह्यूमन एक्टिविटीज का इफेक्ट जरूर पड़ता है। जैसे एग्रीकल्चर करने से एनर्जी का आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पानी बहुत वेस्ट होता है, या कोई ऐसी गैस निकल रही है या किसी भी तरह से, तो ट्रांसपोर्टेशन है, धुआं निकल रहा है तो उसमें बहुत सारी गैसेस, टॉक्सिक गैसेस रहती हैं। तो बहुत सारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं या वॉर हो रहे हैं, तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उसका वातावरण के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि भोजन, आवास, वस्त्र और ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए मानवीय गतिविधियां, बल्कि इसमें सभी विकास की गतिविधियां शामिल हों जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकृति को प्रभावित करती हैं। तो इसमें मानव जनित गतिविधियों की अगर हम बात करें तो इसमें कृषि, ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिकरण, परिवहन, व्यक्तिगत और घरेलू गतिविधियां और युद्ध शामिल हैं। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं वो मानव जनित गतिविधियां हैं, इनका पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, डिप्लेटेशन, ओजोन लेयर में बहुत बड़ा होल हुआ जा रहा है, एसिड रेन बन रही है, क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं, फॉसिल्स जो फ्यूल है वो लगातार कम हो रहा है। तो ये एक तरीके से इसका इम्पैक्ट है। कुछ इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट है, कुछ इसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। अब सबसे बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो कटिंग ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो भी नेचुरल जंगल हैं या जो फॉरेस्ट हैं उनको अगर उनकी कटिंग की जाए तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। वी आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एज मेजर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं, अगर उनको आप कट करेंगे तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दे प्रोवाइड वुड फॉर मल्टीपल यूजेज, शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड सोइल कंजर्वेशन एंड वॉटरफॉल। So plant takes up carbon dioxide for photosynthesis and fewer forest mean more carbon dioxide in the atmosphere। तो अगर ऐसा आप कट करते जाएंगे तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अचानक से बढ़ जाएगी। तो वनों की कटाई से यहाँ पे तात्पर्य है कि वन का जो आवरण है, वन का आवरण से तात्पर्य है कि वनों का वो आवरण जो चारों तरफ से प्रकृति में है उसको काटने को ही वनोन्मूलन कहते हैं। तो इस तरह से ये वन जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये ना कि सिर्फ वन्य जीवों को आश्रय देते हैं बल्कि मृदा का संरक्षण भी करते हैं और वर्षा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रकाश संश्लेषण और पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और यहाँ पे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। कम वनों का अर्थ है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा का बढ़ जाना। इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो रेनफॉल एरिया में कमी आएगी। धीरे धीरे से अगर वन लगातार काटे जाएंगे तो एकदम से रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगा। जब रेनफॉल, बारिश कम होगी तो एग्रीकल्चर पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ जो है उसके लिए लोगों को, जो एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वो शहरों में आएंगे। इस तरह से वाटर का प्रॉब्लम होगा, ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम होता जाएगा, सॉइल इरोजन शुरू हो जाएगा, फर्टिलिटी कम होगी, बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं, वेजिटेशन है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा और CO2 का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाएगा और फाइनली जो है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी।
तो पर्यावरण पर अगर प्रभाव देखें तो जंगली पौधे, जानवरों आवासों के आवास का कमी हो जाएगा, जगह का विनाश होगा, प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी, वर्षा कम होगी, जल स्तर कम होगा, भूजल की गहराई कम होगी, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, मिट्टी की उर्वरता में कमी आएगी, वनस्पति की कमी होगी, मर्सरीकरण होगा और वातावरण में CO2 के स्तर में वृद्धि होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ये सारे जो इम्पैक्ट हैं वो वनों के काटे जाने से पड़ेंगे। पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सो ईच एक्टिविटी ह्यूमन और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज सम अनवांटेड सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट, सो द एडिशनल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इन द रॉन्ग concentration that has an adverse effect on organism and the environment is called pollution। तो pollution का मतलब है कि कुछ भी अनवांटेड चीज अगर वातावरण में मिली जा रही है तो हम उसको pollution बोलते हैं। So the agents that pollute the resources और causes pollutions are called pollutants। तो जो रिसोर्सेज हैं जो पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं उन्हीं को हम पॉल्यूएंट्स बोलते हैं। तो प्रदूषण क्या है कि जो गतिविधि मानव के द्वारा हो, औद्योगिक हो, पर्यावरण में कुछ भी अवांछित तत्वों का निर्वहन करती है उसको हम प्रदूषण कहते हैं। अवांछित पदार्थों का गलत सांद्रण में मिलाना जिससे जीवों पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। वे कारक जो संसाधनों को प्रदूषित करते हैं वो प्रदूषण का कारण बनते हैं, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रदूषक कौन से हैं, प्रदूषक की परिभाषा क्या है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि CO2 की एक निश्चित मात्रा है कि वातावरण में कि अगर इतना कार्बन डाइऑक्साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, गलत सांद्रण होगा, यानी कि ये जो अगर ज्यादा होगा तो जो कंसंट्रेशन है, रॉन्ग कंसंट्रेशन अगर क्रिएट होगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो प्रदूषण का मतलब ही यही है कि किसी भी तत्व का इतना ज्यादा हो जाना कि पर्यावरण के ऊपर अगर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो हम इसे प्रदूषण कहेंगे। टाइप्स ऑफ अगर पॉल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं बट यहाँ पे मेन जो है वो 4 टाइप है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया और द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अफेक्टेड पॉल्यूशन में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो ये मेन 4 टाइप हैं। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो सब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? सो ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें सो ग्रीन हाउस इज रिफर्ड टू एज अ glass chamber where plants are grow in a closed environment as compared to the outside temperature. So this is normally practiced in cold regions on the hill. The solar radiation bringing heat in the form of infrared rays from the sun. So ultra जो rays निकलती हैं सन से the trapped inside the chamber. So greenhouse या इसको हम ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। तो कांच की कश के रूप में संदर्भित किया जाता है जहां पौधे बाहरी तापमान की तुलना में गर्म वातावरण में उगाए जाते हैं। सो आमतौर पर पहाड़ियों पे ठंडे क्षेत्रों में किया जाता है। गर्मी लाने वाले सौर विकिरण सूर्य के इंफ्रारेड किरणों के रूप में कक्ष के अंदर फंस जाते हैं। और ग्रीन हाउसेज जो गैसेस होती हैं देयर सोर्सेज एंड कॉजेज। तो यहाँ पे पृथ्वी पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब पृथ्वी पे क्या होता है कि आपको पता है कि इसके ऊपर बहुत सारी गैसेस का आवरण है, जैसे CO2 है तो वातावरण में अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पे सन की जो रेज हैं वो आती हैं। अब इसमें जो सन की रेज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होती है छोटी रेज वाली और एक होती है लंबी रेज वाली। तो कुछ अब रेज आती हैं और वापस चली जाती हैं। अब इसमें से क्या होता है कि कुछ रेज क्या होती हैं यहीं पे रह जाती हैं। अगर ये एक समान मात्रा में रहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनका जो अगर ये वातावरण से बाहर नहीं जा पा रही हैं और बहुत सारी रेज हैं वो इसी इन्वायरमेंट पे रह जाएंगी तो अचानक से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है वहां पे नर्सरी वहां पे एक तरह का एक कवरिंग लगा दिया जाता है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि जो सन रेज हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है ताकि जो प्लांट्स हैं वो क्या हो सके, यहाँ पे ग्रो हो सके। तो पौधों के लिए ये किया जाता है। ये जो क्रिएट किया जाता है उसको भी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और जो अर्थ पे ये नेचुरली क्रिएट होता है ये भी एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होगी? क्योंकि धीरे धीरे जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एक तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो देखिए इसमें मेथेन, नाइट्रोजन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको याद रखने के लिए एक वो ट्रिक है, मीना, ठीक है, मीना का जलवा, ठीक है, मैंने ये ट्रिक जब मैं पढ़ती थी तो याद किया था। अब देखिए, मीना से मीथेन याद रखनी है आपको, ठीक है, मी से मीथेन, एन से आपको नाइट्रोजन याद रखनी है, ठीक है, का से आपको यहाँ पे का सी ए कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, का सी ए, का को हम के ना लिख के सी ए लिखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जलवा से जलवाष्प होती है, जलवाष्प का मतलब है यहाँ पे जो वाटर वेपर है वो भी एक इसका कॉज होती है। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी आप याद कर सकते हैं। तो ये कुछ गैसेज हैं जो आप इस एक वर्ड से याद रख सकते हैं। सो बर्निंग ऑफ, ये आप जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे वातावरण में मौजूद है, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन, अगर हम जंगलों को काटेंगे, फॉसिल्स यानी कि जो जीवाश्म जैसे पेट्रोल डीजल को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ये रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसी हैं, फॉर्म्स के जो फॉर्म होता है, ठीक है, इंडस्ट्री से निकलती है, कॉमर्शियल यूजेस से निकलती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के CFC जिसको बोला जाता है, इसके ये सारे स्रोत हैं। नाइट्रोजन का जो स्रोत है फॉसिल फ्यूल को करने से, फर्टिलाइजर्स को यूज करने से, लकड़ियों को जलाने से, इन क्रॉप रेजिड्यू से, इन सब से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण में आती है। मीथेन की अगर हम बात करें तो ग्रोइंग पेडी है ना, जो धान के खेत होते हैं, कैटल्स ऑफ अदर लाइव स्टॉक, इन सब चीजों से मेथेन का यहाँ पे उत्सर्जन ज्यादा होता है। सो धान उगाने से, मवेशियों और अन्य पशुओं के जो मलमूत्र हैं, दीमक से, नाइट्रोजन ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन, उर्वरकों को जलाने, लकड़ी और फसल अवशेषों को जलाने से उत्पन्न होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करें तो प्रसीदन, सॉल्वेंट्स, इन्फ्लुएंस फोम, एरो जो प्रोरोधक है, औद्योगिक वाणिज्यिक उपयोग से, और कार्बन डाइऑक्साइड या जीवाश्म को जलाने से और वनों की कटाई से उत्पन्न होती है। तो ये जरूर याद कर लें, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो इन सबसे ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि जो स्नो कैप्स हैं, ग्लेशियर है, वो पिघलने लगेंगे। जब वो पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ जाएगा, और जब जैसे मान लीजिए ये है आपका ग्लेशियर यानी कि पहाड़, और इस पे बर्फ जमी हुई है, ठीक है, और ये है नीचे समुद्र, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, मान लो ये शहर है, मुंबई है, और ये ग्लेशियर है, ठीक है। अब जैसे ही इसकी बर्फ पिघलेगी, तो जब ये बर्फ पिघलेगी तो समुद्र में जाएगी, तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो ये जो शहर है वो डूबने लग जाएगा। तो इस तरह से एक छोटा सा जो प्रभाव है एक बड़े रूप में सामने आ सकता है। इसके अलावा वेदर का पैटर्न समझ में नहीं आएगा आपको कि कभी ठंडा है तो कभी गर्म है। बहुत सारे आइसलैंड हैं वो डूब जाएंगे, कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे, ठीक है, और जो क्रेप है उनका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, और जो पैदावार है वो भी कम हो जाएगी, और जो एग्स हैं वो भी कम होंगे, और हैचिंग नहीं होगी एग्स की, फिश होंगी वो बहुत ज्यादा नहीं होंगी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे इफेक्ट होंगे जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे ऊपर इफेक्ट डालेंगे। सो ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम प्रभाव की बात करें तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, जिससे ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और बहुत सारे शहर इसमें डूब जाएंगे। मौसम का जो पैटर्न है वो अप्रत्याशित हो जाएगा। हिंद महासागर में मालदीव जैसे बहुत सारे द्वीप है वो जलमग्न हो सकते हैं। फसलों के जल्दी पकने से अनाज का आकार कम हो सकता है, उपज कम हो जाएगी, और कुछ मछलियों के अंडे सेने में बाधा भी आ सकती है। डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ओजोन लेयर का जो क्षय हो रहा है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। सो द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जिनको यूवी रेज भी बोलते हैं, रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो सन, आपको पता है कि सूर्य से कुछ किरणें निकलती हैं जिसको अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज बोलते हैं। वो रेडिएशन क्रिएट करती हैं और पृथ्वी तक आती हैं, लेकिन इसके बीच में अर्थ के और सन के बीच में, मान लीजिए ये सन है और सन और अर्थ के बीच में एक लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। सो ओजोन लेयर का काम क्या है कि ओजोन लेयर इन यूवी रेज को पृथ्वी तक नहीं आने देती है। इससे हमें क्या फायदा होता है कि जैसे कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें नहीं होती हैं। लेकिन हो क्या रहा है
कि सीएफसी के उत्सर्जन से, रेफ्रिजरेटर्स के यूज करने से बहुत सारी चीजें हैं, फायर की एरोसोल्स हैं, स्प्रे कैंस होती हैं, परफ्यूम्स हैं, मेडिसिन हैं, इन सब से ओजोन लेयर में क्या हो रहा है कि जो ये लेयर है उसका क्षय हो रहा है, ये पतली हो रही है, इसमें होल हो रहा है, तो ये जो रेज है वो पृथ्वी तक डायरेक्ट आ रही हैं, तो इससे हमें वातावरण में प्रभाव पड़ रहा है। तो ओजोन परत का अवक्षय का यहाँ पे तात्पर्य है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत सूर्य की हानिकारक जो परावैंगनी किरणें हैं उसके जो विकिरण से पृथ्वी की सतह को पहुंचने में रोकती है, जैसे प्रशीतन है, एयर कंडीशनिंग है, सफाई के बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं, अग्निशामक हैं, एरोसोल हैं, जिसमें इत्र, कीटनाशक दवाइयां, स्प्रे के डिब्बे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारे रसायन हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ओजोन डिप्लेटेशन ऑफ ओजोन लेयर के इफेक्ट की हम बात करें तो सनबर्न होगा, बहुत ज्यादा जब आएगी तो स्किन जल जाएगी, इससे कैंसर जैसी डिसीजेज होने लगेंगी, आईज खराब हो जाएंगी, आंखों का कैंसर हो सकता है, और आंखों पे बहुत ज्यादा और स्किन पे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा असर जो आंखों पर स्किन पे पड़ेगा। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो जाएंगे और प्रोडक्टिविटी एंड फॉरेस्ट और सी की प्रोडक्टिविटी में भी कमी आएगी। तो सनबर्न यानी कि त्वचा का जल जाएगा, कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद, आंखों पे जो परत है वो खराब हो सकती है, आनुवांशिक रूप से विकार आ सकते हैं और समुद्र और जंगलों की उत्पादकता में कमी आ सकती है। तो ये ओजोन परत का क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हम लोगों पे पड़ेगा। ओजोन पेयर डिप्लेटेशन में जो केमिकल्स की बात करें तो सीएफसी से होता है, हेलोन से होता है, HCFC से होता है, मेथिल क्लोरोफॉर्म से होता है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड से होता है। ये कहाँ से मिलता है, ये आपको रेविटेशन एरोसोल्स फॉर्म ऑफ फायर से मिलता है। ये भी यही सारी चीजें हैं जो इन सब से हमें सीएफसी की उत्पत्ति होती है। तो हमें इन सब चीजों का कम से कम यूज करना चाहिए जिससे हम ओजोन लेयर डिप्लेटेशन को बचा सकें। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन occurs when sulfur oxide and oxide of nitrogens are emitted into the atmosphere, undergo chemical transformation and are absorbed by water drops in clouds. So this cause the formation of sulfuric and nitric acid in the rain clouds. The droplets then fall on earth as rain, snow or means rain falls through polluted air. It picks up more of these gases and increase its acidity. तो बेसिकली एसिड रेन है क्या? एसिड रेन का मतलब है कि यहाँ पे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो वातावरण में अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो ये जाकर एयर के थ्रू किस में मिल जाएगा, बारिश में मिल जाएगा और बारिश के साथ ये पृथ्वी पर आ जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक होता है और जो अम्लीय वर्षा के रूप में इसको जाना जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वातावरण में मौजूद होंगे और रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हुए ये बादलों में पानी की बूंदों के द्वारा अवशोषित होकर पृथ्वी की सतह पे बरसेगा और बारिश के द्वारा ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण होगा, जिससे बर्फ या धुंध के रूप में पृथ्वी पर गिरेगा। ठीक है, इसके माध्यम से जब वर्षा होगी तो ये गैसें और अम्लता को वातावरण में बढ़ा देंगी और इसी को हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। बहुत खतरनाक होती है और ये अगर होगी तो बहुत सारी चीजों की समस्या बढ़ जाती है। सो अगर हम इसकी अब समस्या ये है कि क्यों हो रही है, तो सोर्सेज की अगर बात करें तो दो मेन सोर्स है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो सल्फर के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड कहाँ से आ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से, यानी कि जीवाश्म ईंधन और इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है वहां को बर्न, और जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऐसी चीजें होती हैं और फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे मोटर व्हीकल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी ऐसे बॉयलर हैं, इंजन्स हैं, जिन सारे इक्विपमेंट से ये सारी चीजें यहाँ पे उत्सर्जित होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड को देखेंगे तो सल्फर ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड मोटर वाहन, आवासीय, वाणिज्यिक भट्टियां, औद्योगिक विद्युत उपयोगिता, बॉयलर, इंजन और अन्य उपकरणों के ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है।
अब डिप्लीटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें तो फॉसिल फ्यूल इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ एनर्जी सोर्सेज दैट वर फॉर्म्ड फ्रॉम एंशिएंट प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द कार्बोनिफोरस पीरियड एंड अप्रॉक्सिमेटली 360 to 286 मिलियन ईयर एगो बिफोर द एज ऑफ डायनासोर्स। तो डायनासोर से पहले की भी एज में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो एंशिएंट प्लांट्स थे और जो जीव थे वो दब गए पृथ्वी के नीचे, और दबने के बाद उस पे क्या हुआ, बहुत लंबे समय में वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, यानी कि इनको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल आपने एक बार जला लिया तो वो खत्म हो गया, तो ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। और ये जो जीवाश्म ईंधन है इनको जलाने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल का यूज कम से कम करना चाहिए। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसमें कोल है, ऑयल है और नेचुरल गैसेज हैं। तो यहाँ पे ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले से हमें मिलता है, ऑयल निकलता है और बहुत सारी नेचुरल गैसेज पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। जीवाश्म ईंधन एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोतों के एक सतह का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो कि कार्बोफोनेसिस अवधि के दौरान लगभग 360 से 286 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर की उम्र से भी पहले पौधों और जीवों से बने थे। अब हुआ क्या, मान लीजिए कोई तूफान आया और बहुत सारे जीव क्या हुए, मर गए। अब मरने के बाद क्या हुआ, उनके ऊपर मिट्टी आ गई और इस तरह से ये पौधे और ये जीव सारे क्या हो गए, इसमें दब गए। बहुत सारे मिलियन करोड़ों साल बीत गया तो इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ती गई, आगे चल के यही ऑयल बन गए, यही कोयला बन गए और यही नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट हो गए। तो इसी को बोलते हैं हम फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन। ये ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत है, कि जैसे आप पेट्रोल एक बार जला सकते हो दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये गैर नवीनीकरणीय होते हैं। ठीक है, अब जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस है। तो जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित होते हैं, यानी कि पता है कि यहीं पे है और ये सीमित है, इसमें बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड होते हैं, तो इनका यूज भी हमें लिमिटेड करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज से मतलब है कि जो जिस आप रह रहे हैं अभी उसमें चेंज हो जाना। सो राइजिंग फॉसल फ्यूल्स, बर्निंग एंड इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज into the earth atmosphere. So these greenhouse gases include carbon dioxide, methane and nitrogen dioxide, and a rise in the gases has caused a rise in the amount of heat from the sun withheld in the earth atmosphere. So the heat that would normally be radiated back into space, this increase in heat has held to the greenhouse effect resulting in climate change. जैसे मैंने आपको बताया था कि सन से क्या होगा, जब रेज आएंगी सूर्य से और ये रेज जब वापस नहीं आ जा पाएंगी तो पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाएगा। जब पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाएगा तो नो डाउट है कि वातावरण में परिवर्तन आएगा, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। सो जलवायु परिवर्तन क्या है, जीवाश्म ईंधनों के जलने से पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। ये जो मात्रा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और गैसों में वृद्धि से पृथ्वी के वायुमंडल में रोके गए सूर्य की गर्मी की मात्रा में वृद्धि हुई है। वह ऊष्मा जो सामान्य रूप से वापस अंतरिक्ष में विकसित हो जाती थी, विकृत हो जाती थी, वो जा नहीं पाती है और इस वृद्धि से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन हो जाता है। तो जब ज्यादा गर्मी होगी तो नो डाउट है कि पहले से जो वातावरण था उसमें परिवर्तन आएगा। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, सो इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, तो जो एक ग्लोबल लेवल का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, एवरेज में चेंज आता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर है उसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा क्लाउड कवर, उसमें चेंज आ रहा है, मेल्टिंग आइस कैप्स, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ओशियन टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशियन में एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, हीट बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ रही है। तो जलवायु परिवर्तन के लक्षणों के रूप में अगर देखेंगे तो औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, विशेष रूप से मेघों का जो आवरण है, वर्षा में परिवर्तन हो रहा है, बर्फ की जो टोपियां हैं, हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं, बर्फ कम हो रही है, बर्फ पिघल रही है और अम्लता में, समुद्र की अम्लता में वृद्धि हो रही है। गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के कारण ये जो सारी चीजें हैं वो जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आती हैं। सो माय व्यू देखेंगे तो ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्ट ऑन अ डेली बेसिस। आप देखेंगे कि हम वातावरण को
रोज इंटरेक्ट करते हैं, हमारी रोज अंतःक्रिया होती है वातावरण से। हम उठते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, फिर हम पानी पीते हैं, तो ये सब वातावरण के साथ अंतःक्रिया है। सो द ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन डज नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट बट ऑल्सो हार्म देमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ बेटर लाइफ। हम ऐसा करेंगे तो एक तरीके से हम अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। सो क्लाइमेट चेंज इज अ इम्पोर्टेंट कंसर्न फॉर द बर्ड, सो ह्यूमन बीइंग should act accordingly to save mother earth and our environment। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस मदर अर्थ को सेव करना चाहिए, लाइट को बचाना चाहिए, कम से कम एसी रेफ्रिजरेटर का यूज कम करना चाहिए, और बीइंग नेचुरल, आप जितना नेचुरल तरीके से जी सकते हैं आपकी लाइफ भी उतनी बेटर होगी और आपकी लाइफ का टाइम ड्यूरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा जितना आप नेचुरल रहेंगे। सो बस इतना सा ही कहना है आपको। तो मेरे विचारों में आप मानव व पर्यावरण जो दैनिक आधार पर परस्पर क्रिया करते हैं, मानव व पर्यावरण की जो परस्पर क्रिया न केवल पर्यावरण को नष्ट करती है बल्कि बेहतर जीवन के लिए खुद को भी हम नुकसान पहुंचाते हैं। जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। सो धरती माता और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए मनुष्य को उसके अनुसार काम करना चाहिए। सो बी नेचुरल, जितना आप नेचुरल तरीके से जी सकते हैं कोशिश करिए नेचुरल रहने की। जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना हम अपने मदर अर्थ को बचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। फॉर एनी क्वारीज प्लीज मैसेज 7983233626 एंड एडमिशन के लिए 9015958713 पे आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन है कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर अभी कितना है, औसत जो अभी एक विश्व का जो औसत वार्षिक तापमान है वो कितना है, वो जरूर कमेंट में बताइएगा। ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।